हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। क्लास 9 की हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, है ना। क्लास 9 का हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, जिसमें यूरोप और फ्रांसीसी क्रांति हम लोग देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर इसका, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर हैं तो मैंने दो पार्ट में आपके करवाए हुए हैं। तो इसका जो बचा हुआ था यहाँ से, पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। और पेत्रोग्राद सेंट पीटर्सनबर्ग का दूसरा नाम था, है ना। आपको याद, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेंट पीटर्सनबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद कर दिया। तो देखते हैं कि पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति किस प्रकार से रही, क्योंकि उस समय का ये बहुत बड़ा शहर था सेंट पीटर्सनबर्ग, है ना। चलिए देखिए इसको आगे। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेत्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। क्या थी ये? कैपिटल थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेबा नदी के दाएं तट पर थे। नदी थी वहाँ पे नेबा, उसके दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं, जिस महल में ड्यूमा की बैठक, ड्यूमा क्या है? रसिया की, ड्यूमा रसिया की संसद को बोला जाता है ना। याद रखना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है ये वाला। और वह भी इसी तरफ थी। किस तरफ थी? जिस तरफ फैशनेबल इलाके वगैरह और ये सब चीज़ें थी, बाएं तट पर, बाएं किनारे पर नदी के। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। ड्यूमा क्या करता था? हमने पिछले उसमें टॉपिक में पढ़ा था कि जब मन चाहा तो ये संसद को भंग कर देता था ड्यूमा को। तो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे लोग। अब देखिए 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। तालाबंदी क्या है? ताला डाल दिया गया। और क्या होगी तालाबंदी? सीधी सी बात है। अगले दिन इस फैक्ट्री में मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया, और 50 फैक्ट्रियों के मजदूर भी साथ में आ गए। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं। औरतों ने नेतृत्व किया। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाने लगा। अब इधर पे आप लोग एक चीज़ देखना कि जब आप नॉर्मली पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो आप देखते हैं 8 मार्च को, देखते हैं 8 मार्च को, है ना। और यहाँ पे दिखाया गया है 22 या 23 फरवरी, है ना। कन्फ्यूजन है इसमें 22 या 23 फरवरी में। तो अब देखिए, अब आप टिक कहाँ लगाएंगे? 22-23 फरवरी या 22 फरवरी, या फिर आप टिक लगाएंगे उसमें 8 मार्च, क्योंकि आज की डेट में तो आपको 8 मार्च पढ़ाया जाता है। और वजह यही है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का यही मेन रीजन है क्यों मनाया जाता था। तो अब देखिए इसमें क्या था कि जो 22 फरवरी है वो ही आपका 8 मार्च है। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए उस समय पे जूलियन कैलेंडर चलता था यहाँ पे। कहाँ पे? रसिया में जूलियन कैलेंडर। कैलेंडर भी आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। कौन सा? जूलियन कैलेंडर चलता था। और उस जूलियन कैलेंडर में 22 फरवरी आज का 8 मार्च ही है। और आपका जो आपका कैलेंडर है वो है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और अब एक ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है वो ऑल वर्ल्ड चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि मान लीजिए आपको अंतर्राष्ट्रीय कोई एमओयू करना है, कोई अंतर्राष्ट्रीय आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करनी है ना। तो आप तो यही चक्कर में बने रहेंगे कि हमारा तो ग्रिगोरियन कैलेंडर चल रहा है जिसका 8 मार्च, वो लोग 22 फरवरी पे अटके रहेंगे। इसलिए पूरे वर्ल्ड में ग्रिगोरियन कैलेंडर चलाया जाता है। इस चीज़ को याद रखना। और जो ये 22 फरवरी मनाया जाता है, हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से पूछ ले कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार वर्ल्ड जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो जो अगर जूलियन कैलेंडर लिखा जाए तो आपको 22 फरवरी, क्योंकि इसका लगभग 13 और 14 दिन का अंतर इसमें होता है। जैसे आप देखेंगे 22 फरवरी, अब 22 फरवरी से आप 8 मार्च जाइए तो 22 फरवरी क्या है? 1917 की बात है, तो 28 दिन की फरवरी रही होगी। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो 7 दिन तो फरवरी के हो गए और 8 दिन इसके हो गए। 7 दिन 14, 15, यानी लगभग आपका 13 से 14 दिन का अंतर आ गया, है ना। ये आपके 6 दिन ही रहेंगे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6 दिन ही रहेंगे। और ये आपके 8 दिन रहेंगे, तो 6 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 14। तो जूलियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर में लगभग 13 से 14 दिन का अंतर बताया जाता है। और इसलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? आज की डेट में 8 मार्च को। और ये जूलियन कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी को ही मनाया जाएगा। अगर एग्जाम में जूलियन कैलेंडर मेंशन करके एग्जाम क्वेश्चन पूछे तो आपको वहाँ 8 मार्च नहीं लगाना, और फर्स्ट ऑप्शन पे 8 मार्च लिखा मिलेगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन पे। याद रखना इस चीज़ को।
है ना। अंग देखिए क्या है कि हो गया आपका, आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और 22 मार्च में क्या, 22 फरवरी में क्या अंतर है। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेव्स्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। जान पता नहीं कैसे कैसे नाम रहते हैं इनके। इस समय तक कहाँ गया है देखिए, इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये जो संगठन हो रहा था, अभी तक यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 से 25 तारीख को फिर इकट्ठा होने लगे। 24-25 तारीख फरवरी की। अब आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 दिन आगे चले जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आज की डेट में क्या था। ये जूलियन कैलेंडर के अनुसार डेटें दी हुई हैं सारी उस समय की। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। अब देखिए, रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। फिर आया जार और इसने जार का मार कर दिया, है ना। ड्यूमा को फिर से क्या किया, बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। राजनीतिक व्यक्ति जो थे वो सरकार के थोड़ा खिलाफ हुए। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के किनारे इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। जनता का कोई मुकाबला नहीं है भाई। पुलिस कितनी होगी, 1000, तो जनता लाखों में, है ना। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। क्या गलत कर रहे थे, अपने अधिकार ही तो मांग रहे थे लोग बाग। कौन से अधिकार थे, छोटे छोटे अधिकार, कि हमें रोटी सही रेट पे मिले, तनख्वाह हमें ठीक ठाक दी जाए। काम का इतना ज़्यादा प्रेशर देते थे लोग, 15-15, 16-16 घंटे काम करवाना, तो उन घंटों में कमी की जाए, हमें अपने छोटे छोटे लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाएँ। कौन सी बड़ी बात थी। और जार को ये सब मंजूर नहीं था, उसे लगता था हम अपने तरीके से चीज़ों को चलाएं। आगे देखिए, सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। सिपाहियों को भी लगा भाई ये गलत थोड़ी ना है, उन लोगों ने भी सही गलत का फैसला किया। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ गए। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। आगे बात समझ में, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद है। आगे देखिए, सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन, यानी स्वयं के चलाए द्वारे स्वयं से चलाना, स्वशासी। आया बात समझ में, स्वयं के द्वारा चलाया गया शासन, उसको कहते हैं स्वशासन। आगे देखिए, अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। यह तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक यानी सभी से मताधिकार करवाया जाए, जो लोग वयस्क हैं, के अधिकार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में चला गया। चलिए देखिए आगे, तो ये आपका फरवरी में महिलाएं, तो देख लीजिए इसको, बॉक्स नंबर 1 में इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फरवरी के बाद क्या हुआ। अभी तो हम फरवरी क्रांति देख रहे थे, अब देखते हैं 1917 फरवरी के बाद क्या हुआ। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गईं। अप्रैल 1917 में बाल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बाल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाए, जो कि हमारे यहाँ पे 1991 में हुआ था, कि 1914 में बात कर रहे हैं ये लोग नेशनलाइजेशन की। आगे देखिए,
इन 3 मांगों को लेनिन ने जो 3 मांगें मानी उस चीज़ को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बालशेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बालशेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच ही बदल डाली। किनकी? जो ये समाजवादी लोग थे, है ना, ये जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगीं। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बालशेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकने और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बालशेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया, लेकिन सारे बालशेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। बालशेविक पार्टी का नाम था, है ना। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनः वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। मतलब उनका कहना था कि भूमि का एक अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि भूमि सबको मिलनी चाहिए। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गईं। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। चलिए देखिए आगे। सब लोग आ गए थे, अब सब लोग उतर आए थे अपने अपने अधिकार के लिए। चलिए आगे देखिएगा। जुलाई के दिन ये चीज़ दिखाई, मतलब कितनी गोलीबारी का दृश्य दिखाया हुआ है, कितनी बुरी कंडीशन थी उस समय पर। ये देखिए इधर पर, जो रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। 1918 तक किया गया। और ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल वुमेंस डे बताया गया, वो 1917 का बताया गया था। 1917 का वुमेंस डे बताया गया था, है ना। और इसके बाद देखिए 1918 में जूलियन कैलेंडर को बदलकर ग्रिगोरियन कैलेंडर में बदल दिया गया। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रिगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर या ग्रिगोरियन है ना कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। बताया मैंने आपको 13 दिन आगे चलता है, 13-14 दिन। 22 फरवरी बताया गया इसमें जूलियन कैलेंडर के अनुसार। लेकिन आज ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम इंटरनेशनल महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। इसका मतलब कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को, आई बात समझ में, और अक्टूबर क्रांति 7 अक्टूबर को संपन्न हुई थी। चलिए देखिए आगे। अक्टूबर 1917 की क्रांति देखिए। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बाल सेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बाल सेवकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बाल सेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्राटस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ रही इनकी। अब देखिए 24 अक्टूबर को विद्रोह हुआ, शुरू हो गया। संकट के आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की, सैनिक कौन थे प्रधानमंत्री यहाँ पर? केरेंस्की। सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के मतलब होता है बिल्कुल सुबह 4 बजे। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने तो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। लोगों की सरकार के जगने से पहले इन लोगों ने घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। चलिए आगे। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। औरोरा युद्धपोत का नाम था, विंटर पैलेस जहाँ पे वो रहता था राजा।
अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बाल सेवकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगीं। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खासतौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर किसका नियंत्रण हो चुका था? बॉल सेवकों का नियंत्रण हो चुका था। चलिए, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण तिथियां रही हैं रूस में, समाजवाद, ये सब चीज़ें आप लोग एक बार देख लेना इसको, है ना। हो गया ये। आगे देखिए और क्या है। इस नए शब्द को देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोमिंटर्न कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी कोमिंटर्न, और कोमिंटर्न इसको बोला जाता था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप कोमिंटर्न है। आई बात समझ में? इस चीज़ को याद रखना। कभी कभी इसका हो सकता फुल फॉर्म पूछ दे कि रूस क्रांति के समय कोमिंटर्न का फुल फॉर्म क्या था, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, है ना। आगे देखिए, अक्टूबर के बाद क्या बदलाव रहे? अक्टूबर क्रांति हो गई। अब इसके बाद जो है रूस में बदलाव क्या हुए? आगे देखिए, बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बाल सेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, ताकि बेघर या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जाए। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों की इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल गईं। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनोवका का चुनाव हुआ। सोवियत टोपी मतलब बुदियोनोवका उसको बोला जाता था। अब देखिए आगे, बाल सेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? याद रखना कि बाल सेविक पार्टी रूस में चली थी पहले, है ना। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी आर टोटल पूरी आपकी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से कहीं भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा, है ना। तो बाल सेविक पार्टी रूस में चली थी, है ना। बाल सेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। अब याद रखना, अब जो नाम आएगा वो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से बोला जाएगा। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला। किनको? बोल्शेविकों को। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। वही चीज़ फिर आ गई। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। क्या हुआ इधर पे कि देखना, ये बोल्शेविक का नाम क्या था? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी पार्टी थी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। तो ये दोनों पार्टियां आ रही थी बीच में। आगे देखिए क्या है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क ने जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी। एकमात्र पार्टी बची थी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। अकेली पार्टी रह गई तो इसको संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन चुका था। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया। चेका बोला जाता था इसको, चेका, गुप्त पुलिस को, गुप्तचर पुलिस को। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हो गए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह माया भी भंग होने लगी थी। आगे देखिए, ये दिया हुआ है, आप लोगों को पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, है ना। गृह युद्ध क्या होता है? जो देश के देश में ही युद्ध चले, तो ये होता है आपका गृह युद्ध। अब यहाँ पर रूस में गृह युद्ध चलने लगा। देखिए, जब
देखिए इधर पे, देखिए जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनः वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। बोल्शेविक बोले भाई जमीन का पुनः वितरण कीजिए, जमीन को सब लोगों में बांटिए, एक अधिकार मत दीजिए, है ना। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनः वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक, जो बोल्शेविक नहीं थे, समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थक ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। जो बोल्शेविक चाहते थे जमीन का वितरण हो, और जिनके विद्रोही थे वो क्यों चाहेंगे कि जमीन का वितरण हो। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक जो कि रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918-19 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी को ग्रीन्स और जार समर्थकों को व्हाइट बोला जाता था। जार समर्थक जो थे वो व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। आगे देखिए, व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। पूरे एरिया में लगभग बोल्शेविक ही फैल चुके थे। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जजीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहाँ मतलब ये लोग भी बोल्शेविक के पक्ष में थे, गैर रूसी राष्ट्रवादी और जो मुस्लिम जजीदी थे, ये सब बोल्शेविकों के साइड थे। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया में खीवा स्थित है। बोल्शेविक उपनिवेश ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया। आ रही बात समझ में आपको? कत्लेआम कर दिया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है, मतलब अच्छा चाहती है या बुरा, ये चीज़ नहीं ये लोग समझ पा रहे थे। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रों को सोवियत संघ USSR दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्ता, स्वयं का शासन चलाना, स्वायत्ता है ना, स्वा मतलब स्वयं है ना। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां, जैसे घुमंतुवाद क्या है, जो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, जैसे झूम खेती करने वाले आपके अभी हम लोग देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था, झूम खेती करने वाले लोग जो थे वो क्या करते थे, जो जनजाति थी इधर से उधर घूमती रहती थी। घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी गई, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयता का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से सफल हो पाए। आगे देखिए, आगे क्या है, समाजवादी, ये नए शब्द देख लेते हैं। स्वायत्ता, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार स्वायत्ता होता है। घुमंतु, ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। कार्य स्थितियाँ, काम के हालात। देखिए इधर पे, समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उद्योग यानी इंडस्ट्री चलाएं, फैक्ट्रियां चलाएं, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था, छूट मिल गई। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। कुछ जब्त थे तो वो खेत पर वो लोग खेती करते थे, दिखाते थे कि आप ग्रुपिंग में खेती कैसे कर सकते हैं, ग्रुप में काम कैसे कर सकते हैं, सामूहिकता दिखाने के लिए। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बिगड़ी पड़ी थी यहाँ पे अच्छी खासी, इसलिए थोड़ा अर्थव्यवस्था को भी देखना था। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाएं जो चली पंचवर्षीय योजनाएं 1927 से 1932 तक, 1933 से 1938 तक के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयला, स्टील के उत्पादन में 100% की वृद्धि आ गई। नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगीं।
मैग्निटोगोर्स्क शहर में, बताइए मतलब इतने अजीब नाम है कि पढ़ना और इनका उच्चारण मुश्किल पड़ जाता है। मैग्निटोगोर्स्क, है ना, पढ़ लेना आप लोग, आपको जैसे समझ में आए। शहर में एक स्टील की फैक्ट्री लगी हुई थी। निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर दिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। बताइए 550 बार काम रुका एक साल के अंदर, मतलब 365 दिन ही होते हैं पूरे, 365 366, और काम 550 बार रुका इनका। रिहायशी क्वार्टर में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ कर जाते थे। बताइए मतलब हद है, इंसान चौथी मंजिल से उतर के सड़क के दूसरे पार जाएगा शौचालय। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गईं। बच्चों के लिए बालवाड़ियाँ, बालकों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। मतलब काफ़ी चीज़ें सुधर रही थी। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकार संसाधन सीमित थी, सरकारी संसाधन सीमित थे। सही बात है, एक जैसा कहाँ रहा होगा। आज भी आप देख लीजिए, गांव में कुछ चीज़ें अलग दिखती हैं, शहर में चीज़ें अलग दिखती हैं। एक जैसी कहाँ चीज़ें होती हैं, 5 उंगली एक जैसी कहाँ होती हैं, हम लोगों का स्वभाव सबका एक जैसा कहाँ होता है, हाइट सब लोगों की एक जैसी कहाँ होती है ना। तो ये विकास एक जैसे कहाँ हो सकता है, खुद सोच लीजिए ना इस चीज़ को। स्टालिनवाद और समूहीकरण हो रहा था। स्टालिनवाद और समूहीकीकरण, नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे थे। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना, जुआ वगैरह खिलवाया जाता था, उस चीज़ पर अंकुश लगाना। व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। व्यापारी अनाज जब्त कर करके रख रहे थे, है ना। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया कि कितना अनाज उत्पादन किया जा सकता है, कितना उत्पादन किया जा रहा है, कितना सरकार को बताया जा रहा है, कितना छुपा के रखा जा रहा है। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकाने पर छापे मारे। मतलब जहाँ पे जो है अनाज इकट्ठा रखे रहते थे वहाँ पे छापे मारे और जबरन खरीदा। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। आई बात समझ में, कुलक, जो संपन्न किसान थे अच्छे खासे, उन पर छापे मारे। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला किया और अच्छी से खेती करने का फैसला किया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद ज़मीन किसान को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलीनों का सफाया, कुलकों का सफाया नहीं, संपन्न किसानों का सफाया करना था। किसान सब एक जैसे करना, किसान से ज़मीन छीनना और राज नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन जगह का नाम है। स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था, कोल खोज में काम करने का आदेश जारी किया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करने और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दे दी गई। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया, देश निकाला। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। आगे देखिए, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते। जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों का कहना था कि हम भाई सामूहिक खेतों पर काम नहीं करेंगे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वयं किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी। मतलब
कहीं कहीं ऐसा भी था कि स्वयं आप खुद खेती कर लीजिए, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। आपको करना है, आप खुली छूट है, आप खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टालिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। जो कोई समूहीकरण में कार्य करेगा उसको स्टालिन सरकार से मदद मिलेगी। मदद से मतलब है, इसकी बात समझिए आप लोग, कि आपको एक मशीन चाहिए खेती करने के लिए, है ना। मशीन से अगर आप खेती करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, है ना। और जो कोई निजी तौर पर खेती करता था उसको सरकार क्यों सुविधा देगी, और निजी तौर पर लोग बाग इतनी मशीनें खुद से ले नहीं सकते थे, तो इस चीज़ का अंतर आ जाता था, है ना। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, मतलब ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930-1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। सोवियत इतिहास में सबसे बड़ा अकाल पड़ा, इतनी बुरी तरीके से फसल खराब हुई, और जिसमें से 40 लाख लोग मारे गए इस अकाल में। अनाज नहीं था इनके पास खाने के लिए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। इनको लगा कि इस वजह से है। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया। स्टालिन ने देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। मतलब बिना अपराध किए भी आप जेल में रहो, है ना। बहुत सारे लोगों को यातना दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया, और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे, कई बड़े लोग भी थे। आगे देखिए, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। अब इधर पे देखिए कि विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा था रूसी क्रांति का। अब देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे इंडिया में जब 1857 की क्रांति हुई तो हम लोग किसके खिलाफ थे? अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि हमारे देश के ही नहीं थे, दूसरे देश के थे। और रूस और फ्रांस की क्रांति में पूरी जनता राजा के खिलाफ थी। राजा ही इन पे शोषण करता था अच्छा खासा तरीके से। और हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था कि अंग्रेजी सरकार आके हम लोगों को जो है परेशान कर रही है, हम लोग उनको भगाना चाहते थे। हमारे यहाँ के राजा ऐसे नहीं थे कि जनता को परेशान करें। आगे देखिए, आगे देखेंगे तो क्या हो रहा था। सोवियत संघ या रूसी क्रांति का सोवियत संघ यूएसएसआर, है ना, आज का रसिया जो 1991 में टूटा, जो कि 15 देशों में टूटा, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा रूस में है। बताइए, दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश भी तो रूस है आज की डेट में। चलिए इसको आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए, बाल सेवकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। आगे देखिए, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न, बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ था कॉमिंटर्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कॉमिंटर्न का फुल फॉर्म, हिस्सा लिया। कुछ विदेशों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और किसान को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यकता स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। कुछ चीज़ें ठीक थी, कुछ ठीक नहीं थी, हर जगह होता है। और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था।
20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद और आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार हैं। समाजवाद का जरूरी नहीं कि एक जैसे विचार हो ऑल वर्ल्ड, हर व्यक्ति हर देश समाजवाद का अर्थ अलग अलग निकालता है। चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त हो गया, लगभग क्या हो ही गया समाप्त। स्रोत दिए हुए हैं कुछ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रश्न क्वेश्चन आंसर आ गए। चलिए ये आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। कुलक किसे कहते हैं, ड्यूमा किसे कहते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आंसर वीडियो में कर लेंगे, है ना। तो चलिए अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। हिटलर वाला चैप्टर है आपका आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। हिटलर का नाम तो आपने वैसे भी सुना होगा, है ना। चलिए अब मिलेंगे हिटलर वाले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।